पिताजी के स्कूटर से पेट्रोल निकाला है, इसको ऐसे रख बस, बस तेरे को कुछ नहीं करना और ऐसे अपन पानी डालते हैं एक कंटेनर में। क्या पानी आ रहा है? अरे आ रहा है नहीं आ रहा? मैं बहुत फैसिनेटेड था या तो टीचर से, या मुझे लगता था मुझे एस्ट्रोनॉट बनना चाहिए। पर एस्ट्रोनॉट जबकि मैंने रिसर्च करी थोड़ी, तो मुझे लगा एस्ट्रोनॉट में ऐसा हो सकता है कि आपको बाहर जाना ही पड़ेगा और उसमें ऐसा हो सकता है कि काफ़ी पैसा खर्च हो। जब 4th ईयर में था आई वॉज अर्निंग रियली ग्रेट। मेरे कोचिंग में 700 बच्चे थे, तो मैं बहुत अच्छी अर्निंग थी मेरी, कोई समस्या वाली बात नहीं थी। बाल वाल ठीक कर लो, कैमरे में आने वाले तुम लोग। ये दोनों ट्विंस हैं और ये दोनों थोड़े बदमाश भी हैं। हमें भी तभी पता पड़ा जब उन्होंने अपने एक इंटरव्यूज में बोला कि हमने एनवी सर के सारे डायलॉग्स और उनका कैरेक्टर लिया है, तब हमें पता पड़ा कि अच्छा हम पे कुछ सीरीज बनी है, तो बहुत अच्छा लगा। फिर वो फेमस भी हुई और आपको जान के आश्चर्य होगा, मैंने आज तक कभी कोटा फैक्ट्री नहीं देखी है। नॉट इवन अ सिंगल एपिसोड? नहीं, मैंने नहीं देखी। चमका के नहीं चमका, क्या है ये? नॉर्मल डायलॉग है, हाँ की ना, चमका की नहीं चमका, सुंदर कन्या। मुझे ऐसा लगता है, जो मैं मानता भी हूँ, कि बच्चों को एंगेज रखना बहुत जरूरी है। आप 1.5 घंटे सिर्फ वन साइडेड डिलीवरी करोगे तो आपके साथ एंगेज नहीं होगा। आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का प्लान कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। जिस बच्चे की ऑल इंडिया रैंक 1 आती है उसको आप BMW गिफ्ट करते हो? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है। कभी ऐसा लगा कि मुश्किल होगा सर्वाइव? 2-3 बार ऐसा हुआ, ऐसा लगा कि सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और फैमिली का साथ था, ईश्वर का साथ था। जब आपको लगा कि नहीं हो पाएगा यार, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो जाती हैं, कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन है, कोरोना में भी थोड़ा सा डर लगा था, बट क्योंकि आप मेहनत करते रहते हो तो चीज़ें आगे बढ़ती रहती हैं। तो ये तो मानना पड़ेगा, और ये कहने की बात नहीं कि आपको शिक्षा से प्रेम होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाओगे। टीचिंग इज नॉट ऑल अबाउट कि आपको ज्ञान है कि नहीं है, इट इज ऑल अबाउट कि आप उस ज्ञान को डिलीवर कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। बहुत कोई जरूरी नहीं कि वो टॉपर बच्चा को अच्छा टीचर बन पाएगा, जरूरी नहीं है। मैं कहता हूँ टीचर आपको पैसे के लिए बन रहे हो तो नहीं बन पाओगे। हाय गाइस, आई एम सोनाक्षी कालरा और इस बार ENT लाइव की टीम आ गई है कोटा। कोटा वो जगह है जहां कहा जाता है कि यहाँ की हवा में भी शिक्षा है, एजुकेशन है, ढेर सारी नॉलेज है। और यहाँ मैं आई हूँ एक बहुत ही खास इंसान से मिलने, जिनकी झलक आप सभी ने एक बहुत ही सुपरहिट शो कोटा फैक्ट्री में देखी होगी। मैं बात कर रही हूँ रियल लाइफ जीतू भैया की, जिनका नाम असल में है NV सर। इन्हीं के ऊपर वो पूरी की पूरी स्टोरी बेस्ड थी। ये वो है जो बहुत सारे बच्चों को तैयारी कराते हैं IIT नीट की, और उसी के साथ साथ अपने ही अलग तरह के अंदाज में ना बच्चों को लाइफ लेसन्स भी देते हैं। तो चलिए मिलते हैं उनसे और जानते हैं उनकी पूरी की पूरी जर्नी के बारे में उन्हीं के कैंपस में। लेट्स गो। नमस्ते, वेलकम टू कोटा। थैंक यू सो मच, आपने कोटा आकर हमें बुला ही लिया। अब पहले आप मुझे बताइए, आपको NV सर बुलाऊं या फिर आपको रियल लाइफ जीतू भैया बुलाऊं, क्योंकि लोग आपको उस नाम से भी बहुत जानते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे बुलाइए बस। ठीक है, आज के लिए NV सर बुलाते हैं, लेकिन कोटा फैक्ट्री की बात मुझे करनी है आपसे, क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ उसके बारे में जानने के लिए भी। तो आपने आखिर हमें आज कोटा बुला लिया, तो क्यों ना इसका टूर लिया जाए। ऑफ कोर्स, एंड इट लुक्स लाइक अ वेरी स्पेशियस कैंपस। तो ये हमारा एक रेजिडेंशियल कैंपस है, व्हिच इंक्लूड्स स्कूल, कोचिंग, रेजिडेंशियल, एवरीथिंग। आइए चलिए प्लीज देखते हैं, आइए। So this is our basically academic boardroom. So जय हिंद। प्लीज बैठिए आप लोग, प्लीज बैठिए। नहीं प्लीज आप लोग बैठिए प्लीज, हम जस्ट शूट कर रहे हैं। यहाँ कोई मीटिंग चल रही है? मीटिंग चल रही है, एकेडमिक मीटिंग चलती रहती है। तो सर कैंपस डायरेक्टर हैं, तो सब मीटिंग चलती है कि भाई बच्चों को और कैसे इंप्रूव करना है। पूरा रेजिडेंशियल कैंपस है, मोबाइल फ्री है। आप सोचिए इस समय बच्चों को बिना मोबाइल के रखना बहुत मुश्किल है, पर मोबाइल फ्री है। बट इसका मतलब नहीं कि हम टेक्नोलॉजी इनेबल्ड नहीं है। मॉडर्न गुरुकुल आप बोल सकते हैं। हमारे पास मशीन्स हैं, सब जगह कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, बच्चा कोई भी कंटेंट देख सकता है। तो कितना बड़ा कैंपस होगा ये? ये टोटल कैंपस है करीब 35 बीघा, यानी कि करीब 5 लाख स्क्वायर फीट में है। ओके। तो ग्रीन है, और मैं खुद को इसको मतलब मैंने इसको कोई सही बताएं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से नहीं, ये शिक्षा से प्रेरित है। क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से, मुझे नहीं पता था कि शिक्षा इतना कुछ मुझे देगी, तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ कर्तव्य भाव से बनानी चाहिए। और मैंने इसको ऐसे भी बनाया कि हम मेरे बच्चे अगले साल यहीं से पढ़ेंगे। अच्छा। हाँ। और यहाँ पर मैं पीछे देख रही हूँ बास्केटबॉल कोर्ट भी है। हाँ, तो खेलने की व्यवस्था जो भी है, जैसे पेरेंट्स हमसे कई बार आते हैं कि क्या हमारा बच्चा यहाँ से फुटबॉलर निकल सकता है। हो सकता है मेरी बात आपको थोड़ी सी अजीब सी लगे, पर मैं उनको ये बोलता हूँ कि ये
जितनी भी खेलने की सुविधाएं यहाँ पे रखी गई हैं ये उनकी फिजिकल हेल्थ को अच्छे रखने के लिए करी गई हैं। ओके। शायद हम कोई स्पोर्ट्स एकेडमी नहीं है, ये वो स्कूल है, कोचिंग है जहाँ पे उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पे ज़्यादा फोकस करा जाता है अलॉन्ग विद हिज फिजिकल हेल्थ। ओके। क्योंकि मेंटल हेल्थ अच्छी रखनी है, मेंटल आईक्यू अच्छा रखना है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो फिजिकल हेल्थ है वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये शाम को बच्चे खेलते हैं। अच्छा, मोबाइल नहीं होता तो मैंने देखा कि खेलते हैं बच्चे। तो कोटा में कितने कैंपसेस होंगे इस टाइम? हमारे कोटा में कुल मिला के 12 कैंपसेस हैं और पूरे देश में 52 कैंपसेस हैं। तो Okay. कोटा में अलग अलग जगह पे हैं, पर ये हमारा स्पेशली रेजिडेंशियल कैंपस है। हमारे डाउट रूम्स हैं ओके। जहाँ पे बच्चे डाउट वगैरह पूछते हैं, और ये क्लासेस हैं। तो और टोटल कितने स्टूडेंट्स होंगे? यहाँ इस रेजिडेंशियल कैंपस में हमारे पास 400 की कैपेसिटी है, तो फुल है। ओके। तो क्योंकि इसी साल चालू हुआ है, पर मतलब इसमें हमें कोई सही बताएं तो ब्रांडिंग मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया बहुत अफोर्डेबल है। जी। तो शिक्षा से प्रेरित है, व्यापार से प्रेरित नहीं। तो बहुत कम फीस है, मतलब आपको जान के आश्चर्य होगा 8 के बच्चे की फीस सिर्फ 1,70,000 रुपए है, जिसमें रहना, खाना, पढ़ना, स्कूल, कोचिंग, ये सब एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। हाँ, ये हमारे जेई के बच्चे की केमिस्ट्री की क्लास चल रही है। जय हिंद बच्चों, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बाल वाल ठीक कर लो, कैमरे में आने वाले हो तुम लोग। बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये केमिस्ट्री की क्लास चल रही है ये इनकी? केमिस्ट्री क्लास चल रही है जो मुझे बहुत कम समझ आती थी। इतना याद है, हलीना की रब से फरियाद, ऐसे ही रटाते हैं सर ये, है ना? हाँ। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, अच्छा। इतना ही याद है बस मुझे। अलग अलग जगह से, देश के हर कोने से लगभग ये बच्चे हैं। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, सब जगह के बच्चे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मणिपुर के तक के बच्चे मिलेंगे आपको यहाँ। अच्छा, हमारा टाइम था जब हम पढ़ाई कर रहे होते थे तो एक ब्लैक बोर्ड होता था, चौक होता था, और एक बच्चे की ड्यूटी लगती थी डस्टर से आके साफ करने की थोड़ी देर में बोर्ड को। लेकिन यहाँ पर क्लास काफी स्मार्ट तरह से ली जा रही है, एंड आई थिंक यही चीजें जो टेक्नोलॉजिकली डेवलपमेंट हम लोग कहते हैं जो हो रही है धीरे धीरे सारी फील्ड में, वो यहाँ पर भी क्लियरली दिख रही है। तो यहाँ पे बेसिकली जो ये पीपीटी वाले आप देख रहे हैं, इसमें बेसिकली हम स्ट्रक्चर्ड पीपीटीज बना रहे हैं ताकि पूरी पेडागोजी अक्रॉस द नेशन सेम रख सकें। ओके। ताकि टीचर को इस बात की चिंता नहीं हो कि अच्छे एनिमेशन उसके साथ इंटीग्रेटेड है, समय लगता है बनने में, बट बिकॉज इफ यू रियली वांट कि एक अलाइंड पेडागोजी हो ताकि टीचर भी कुछ नहीं भूले, स्ट्रक्चर्ड हो, कोई कंटेंट मिस ना हो, जैसे जहाँ एनिमेशन की जरूरत पड़ रही हो वो करें। आने वाले समय में इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें और ला रहे हैं ताकि हमारी बैंक जो क्वेश्चन बैंक है उससे टीचर को डायरेक्ट अटैच कर देंगे, ताकि उसको किसी भी सब टॉपिक से किसी भी लेवल का सवाल उठाना हो, कि उसको पता चाहिए ये वाला सवाल बच्चों के लिए उठाएं जो 1000 बच्चों ने पहले करा था और 800 बच्चों ने सही करा था, मतलब वो इजी है, तो उस डेटा को देख के यहाँ पे पुश कर सके। क्योंकि एज ए शिक्षाविद हम ये समझते हैं कि बच्चे को जरूरत होती है कि किस तरीके का सवाल उसको चाहिए, तो बैच को देख के टीचर समझता है। मान लीजिए बैच में पढ़ाना है तो मुझे पता पड़ेगा कि अच्छा इस वाले टॉपिक में थोड़े से वीक है तो उसके सवाल और ज्यादा चाहिए, उसका अपर वर्जन है, बहुत सारी चीजें लाने वाले। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर इन टोटल टीचर्स कितने होंगे? कोटा में अक्रॉस हमारे पास करीब 1200 लोग हैं, उसमें से करीब 450 के आसपास टीचर्स हैं। अक्रॉस इंडिया करीब 1000 के आसपास टीचर्स हैं। ओके। और यहाँ पे हमारे पास करीब 30 के आसपास टीचर्स हैं जो यहाँ पे डिप्लॉयड है। ओके। ये मेस है पे बच्चे रोज खाना खाते हैं, बहुत सिंपल और घर जैसा खाना। अच्छा अच्छा। और यहाँ पर उनको 3 टाइम की मील्स मिलती होगी? 3 टाइम, हाँ। 3 टाइम की मील्स। जय हिंद बेटा, जय हिंद। So this is the boys hostel? दिस इज बॉयज हॉस्टल, सेमी प्राइवेट रूम्स। तो इनकी अलमीरा है, पढ़ने की जगह है, ये सोने की जगह है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने डिसिप्लिन के साथ बॉयज रहते हैं हॉस्टल। नहीं, बहुत डिसिप्लिन रहते हैं यहाँ पे। ये सब जय हिंद करते हैं, बहुत मतलब पढ़ने वाले बच्चे आते हैं यहाँ पे सब। अच्छा, ये सर के सामने ऐसा हो रहा है या फिर ऐसा है? ऐसा ही। ओके। तो ये हमारा ऑडिटोरियम है जहाँ पे करीब 1000 बच्चे इकट्ठे हो सकते हैं। और ये पीछे बहुत सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसी ये राम दरबार मंदिर है। हाँ, ये किसी फिल्म की लोकेशन से कम नहीं लग रहा है पीछे। प्लीज आइए। और ये नीचे दिस इज कैंटीन। ओके। बच्चे शाम को यहाँ पे सब इकट्ठे हो जाते हैं और अच्छे से बैठते हैं, बातें आते करते हैं। जिनका अच्छा लगता है वो शाम की आरती में भी आते हैं। अच्छा, यहाँ पर शाम को आरती होती है? हाँ, छोटी सी आरती होती है रोज का, एक थोड़ा सा वैसा है ताकि ईश्वर को बच्चा याद करे, जिस भी धर्म को मानता हो तो उसको याद करे और ईश्वर से प्रार्थना करे भाई मैं अनुशासित रहूं, आगे बढ़ पाऊं, कर्तव्य का भाव रहे, अधिकार का नहीं। तो दिस इज लाइक अ मॉडर्न गुरुकुल, राइट? प्रॉपर मॉडर्न गुरुकुल है। पीछे जो मंदिर आप यहाँ देख रहेंगे सामने, अगर आपको एक बार दिखा दें कैमरा में, तो ये मंदिर भी बहुत ना ऐसे मोहब्बतें वाली फील्स दे रहा है। मुझे परिवर्तन पसंद है, पर वो परिवर्तन ऐसा हो जो बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा लाए, अनुशासन लाए, पर उनको नई टेक्नोलॉजी से भी जोड़े। बहुत कुछ है इनकी जर्नी से रिलेटेड जो आज के इस एपिसोड में हम लोग जानना चाहते हैं, तो वो हम इत्मीनान से बैठकर बातें करेंगे। मंदिर बहुत सुंदर है एंड हमने आशीर्वाद भी ले लिया है, सो आई थिंक लेट्स गो एंड सिट समवेयर एंड हैव अ लिटिल चैट नाउ। हाय, प्लीज। थैंक यू।
दिस इज योर कैबिन। यस। तो एनवी सर, जीतू भैया, जिसके मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि रियल लाइफ जीतू भैया यहाँ पर हैं, एंड ये लोगों ने ही बताया है धीरे 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 धीरे, मे बी आपके स्टूडेंट्स ने कहीं ना कहीं बताया है कि ये जीतू भैया हैं। मैं आ रही थी तो मुझे एक दो दोस्तों ने बोला एनवी सर, ऐसे एनवी सर से नहीं पता था, लेकिन उन्होंने बोला अच्छा जिन पे वो कोटा फैक्ट्री का शो बना था। मैंने कहा हाँ हाँ वही वही वही। तो ये क्या स्टोरी है? क्या टीवीएफ ने आपको रीच आउट किया था उस टाइम जब कि आपके ऊपर एक शो बनने वाला है, आपकी स्टोरी दिखाई जाएगी उसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हमें भी तभी पता पड़ा जब उन्होंने अपने एक इंटरव्यूज़ में बोला कि हमने एनवी सर के सारे डायलॉग्स और उनका कैरेक्टर लिया है। तो तब हमें पता पड़ा कि अच्छा हम पे कोई सीरीज़ बनी है, तो बहुत अच्छा लगा। फिर वो फेमस भी हुई। मैं हर मन से उनको धन्यवाद देता हूँ, आज भी देता हूँ। पर ऐसी कोई हमारा कनेक्शन नहीं हुआ था पहले। पर उन्होंने शायद मेरा कैरेक्टर प्ले करा है, काफ़ी मेरे डायलॉग्स लिए हैं, सुंदर कन्या, व्हील वाले, एक्सपेरिमेंट्स, तो फेमस हुए हैं। और आपको किसने आके बताया कि सर आप क्या आपने ये देखिए, किसी स्टूडेंट ने बताया था? स्टूडेंट, स्टाफ, और आपको जान के आश्चर्य होगा मैंने आज तक कभी कोटा फैक्ट्री नहीं देखी है। नॉट इवन अ सिंगल एपिसोड? नहीं, मैंने नहीं देखी है। ऐसा क्यों? पता नहीं, मुझे शायद अजीब सा लगता है कि खुद को देखूंगा तो पता नहीं कैसा लगेगा। पर अब कभी टाइम मिलेगा तो देखेंगे, अभी नहीं देखा है। अच्छा, अगर ऐसा होता उस मेरी वाइफ ने पूरी देखी है। देखिए, उनका हाँ। क्या रिएक्शन था? उनका अच्छा रिएक्शन था कि भाई फेमस हो गए हो तुम। अच्छा, ऐसा वैसे आपने पर्सनली फील किया है कि उस शो के आने के बाद कुछ चेंजेस आए हो? नहीं नहीं, मतलब टू बी ऑनेस्ट, और इसमें कोई एडमिट करने वाली बात नहीं कि उन्होंने मुझे बहुत फेमस किया है। बहुत सारी जगह जीतू भैया के कैरेक्टर से आपको पहचाना जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक मैं वाइफ को जानता हूँ, मेरी वाइफ ने मेरे को जो बताया है और स्टाफ ने जो बताया उनसे, उसमें कैरेक्टर को एक अच्छा बताया है, जो शायद मैं खुद हूँ कि जो बच्चों की केयर करता है, वो मेरे में भाव है। अच्छा, अब शुरू से शुरू करते हैं, बिल्कुल जी। प्रॉपर आपकी जर्नी के ऊपर बात करते हैं, जो मैं काफ़ी देर से करना चाहती थी। तो आईआईटी की जर्नी कब शुरू हुई? बचपन से ही फिजिक्स का शौक था, पढ़ाई में लगे रहते थे, ऐसा थे? नहीं नहीं नहीं, मैं बदमाश था। मतलब 12th तक जो भी मेरे स्कूल के टीचर्स थे उन्हें आश्चर्य था कि अच्छा आईआईटी निकाल लिया, क्योंकि मैं बदमाश था पर पढ़ने में तेज था। ऐसे कोई कभी फेल नहीं हुआ या हमेशा नंबर अच्छे आते थे, पर थोड़ा शरारती टाइप का बच्चा था। पर फिर पढ़ने लग गया। 11th में फादर ने एक बार बोला कि कंधे पे हाथ रख के, मध्यमवर्गीय परिवार से आए थे, उन्होंने बोला कंधे पे हाथ रख के कि देख तू नहीं पढ़ेगा नहीं ना, तो मैं अपना पूरा फंड भी पीएफ का लगा दूंगा तो भी अपन नॉर्मल दुकान ही खोल पाएंगे। वो बात मुझे आज तक याद है। कुछ चीज़ें बच्चों पे इम्पैक्ट करती है बहुत सौहार्द भाव से, कि मतलब ज्ञान ही वो एक चीज़ है जिससे शायद अपन अपना लाइफ को चेंज कर सकते। तो मुझे लगा यार पढ़ लेना चाहिए, अब दिस इज़ द राइट टाइम। तो फिर ड्रॉप लिया और काफ़ी पढ़ाई करी आईआईटी, क्योंकि बच्चों को देख ही रहे थे, बहुत सारे टाइम से देख रहे थे, क्योंकि कोटा के ही रहने वाले हैं, तो आसपास बहुत सारी कहानियाँ सुनते थे। फिर आईआईटी की तैयारी करने लग गए। कोटा में माहौल था ही सही उसका, तो पढ़ने लग गए। फिर पढ़ते 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 एक ललक सी बन गई, नहीं यार कुछ करना है। फिर ईश्वर की कृपा से आईआईटी भी पहुंच गए। फिर माता जी एक ही बात बोलती थी कि भाई जो भी करना हो, जीवन में बनना हो, जैसे अपन ने सब कहानी सुनी होती है, एक ही जगह गड्ढा खोदो पानी निकल आएगा, तो वो पहले से डिसाइडेड था कि यार फर्स्ट ईयर में सोच लेना कि तुम्हें क्या बनना है। तो उस पर मैंने काफ़ी काम किया। तो फिर मेरे को दो ही मेरे ज़्यादा इंटरेस्ट नज़र आए। जैसे आपने फिजिक्स के लिए पूछा, तो फिजिक्स मेरी काफ़ी वीक थी जब मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था। अच्छा। हाँ, तो पहली बार मेरे 0 नंबर आए, ये काफ़ी फेमस बात है, टेस्ट में, जो कोचिंग का टेस्ट होता है उसमें, और मेरी कॉपी छुपा के दी गई। तब मुझे बहुत शर्म भी आई, पर मुझे लगा यार ये सब्जेक्ट तो मैं सुधारूँ, क्योंकि मुझे फिजिक्स पसंद था, ऐसा नहीं था, पर नंबर 0 आए। तो कई बार क्या होता है, बच्चों को हमें बोलते हैं कि आपको पसंद था पर फिर भी नंबर 0 आए। बहुत छोटी छोटी सी गलतियाँ शायद आप कर रहे होते हैं, जिन पे आपको काम करने की आवश्यकता होती है। हमारे जीवन में भी कई बार हम कर रहे होते हैं। फिर आईआईटी गए, तो आईआईटी में माता जी ने बोला था भाई एक ही सोच लेना। तो मेरे 2 इंटरेस्ट थे कि या तो मैं बहुत फैसिनेटेड था या तो टीचर से, या मुझे लगता था मुझे एस्ट्रोनॉट बनना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में इंटरेस्ट भी था। पर एस्ट्रोनॉट जब कि मैंने रिसर्च करी थोड़ी, तो मुझे लगा यार एस्ट्रोनॉट में ऐसा हो सकता है कि आपको बाहर जाना ही पड़ेगा, और उसमें ऐसा हो सकता है कि काफ़ी पैसा खर्च हो। तो मुझे लगा कि यार इसमें हो सकता है कि बिकॉज ऑफ मनी अपन उस जगह शायद रुक जाएं। तो मेरे दोनों इक्वल इंटरेस्ट थे। फिर मैं अपने टीचर के पास आया, उन्होंने बोला कि यार ना, टीचिंग इज नॉट ऑल अबाउट कि आपको ज्ञान है कि नहीं है, इट इज ऑल अबाउट कि आप उस ज्ञान को डिलीवर कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। बहुत कोई जरूरी नहीं कि वो टॉपर बच्चा को अच्छा टीचर बन पाएगा, जरूरी नहीं है। और कोई आईटीएन होना ही जरूरी नहीं है, एमबीबीएस होना ही जरूरी नहीं है। टीचर क्वालिटी गुरु होना अपने आप में एक, इफ यू रियली एंजॉय दैट पार्ट एंड यू हैव अ कैपेबिलिटी टू डिलीवर इट एंड यू रियली एंजॉय दैट पार्ट। मैं कहता हूँ टीचर आप कोई पैसे के लिए बन रहे हो तो नहीं बन पाओगे। आपको अगर रियलिटी में उसमें मजा आता है ज्ञान को देने में, तो देन आई स्टार्टेड कि नहीं यार मुझे टीचर। तो फर्स्ट ईयर से मैंने सोच लिया था कि अब टीचर बनना है, तो फिर सेकंड ईयर से पढ़ाना चालू कर दिया। बट आप आईआईटी के लिए कहीं पढ़ना चाहते थे? मतलब आईआईटी की जब तैयारी कर रहा था जी। तब, क्योंकि एंट्रेंस टेस्ट हुआ करता था पहले, तो मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ।
क्योंकि पहले ऐसा होता था कि भाई एंट्रेंस टेस्ट को आप क्लियर करोगे तभी आप कर पाओगे। तो वो एंट्रेंस टेस्ट में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, बट फाइनली फिर 1 साल बाद, उस समय तो नहीं हुआ था, मैं दूसरी कोचिंग में पढ़ा, पर फिर फाइनली 1 साल बाद हो गया ऐसा। और बीएचयू भी आप गए उस दौरान, आपने वहाँ हाँ, से बीएचयू पढ़ाई फिर की? आईआईटी में चला गया। तो आईआईटी में जाने के बाद तो खैर फिर पूरी जर्नी जो है पढ़ाने की ही थी। हम्म, तो पढ़ाने की थी तो ठीक है, पढ़ाने लग गए। सेकंड ईयर से पढ़ाया, थर्ड ईयर पढ़ाया, फोर्थ ईयर पढ़ाया। फिर सेकंड ईयर में आते थे मुझे लगा कि यार अपनी खुद की कोचिंग, मेरे कुछ साथी मिले जिन्होंने बोला कि यार अपन अपनी कोचिंग खोलते हैं, तो अपनी कोचिंग चालू कर दी। अच्छा, आप बनारस गए बीएचयू में पढ़ने, जहाँ पर बहुत सारे लोगों का बाय द वे ड्रीम होता है पढ़ना, वहाँ आपको मिल गया एडमिशन। आप वहाँ गए और वहाँ पर आप पढ़ भी रहे थे और सेकंड ईयर में जैसे आपने बोला आपने पढ़ाना शुरू कर दिया। तो बिल्कुल। क्या उस दौरान आपके पेरेंट्स ने आपको बोला नहीं कि अभी पहले खुद तो पढ़ ले, कैसे पढ़ा रहा है? नहीं, फादर ने बोला कि यार तुम पढ़ाना चाहते हो, है ना, हाँ। सेकंड ईयर से मैं पढ़ाना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला यार तुम पढ़ाना तो चाहते हो, पर ऐसा नहीं हो कि तुम्हारी नौकरी नहीं लगे और तुम अपनी बीटेक छोड़ दो। भाई जाहिर सी बात, उनका कंसर्न भी सही था। तो उन्होंने मेरे से एक वादा लिया कि जब तुम कॉलेज से पास आउट हो, तुम पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने हमेशा सपोर्ट करा मेरे को कि जब भी तुम पढ़ाना, मतलब जब तुम कॉलेज से बाहर आओ तो रियलिटी में तुम्हारे पास जॉब भी होनी चाहिए और तुम बीटेक विद ऑनर्स भी होने चाहिए, बाकी तुम्हें जो करना है करो। तो मैंने कहा ठीक है, वादा रहा कि भाई मैं अपने इस पढ़ाने के कार्य की वजह से अपनी डिग्री पे कोई असर नहीं आने दूंगा और आपको ये कहने का मौका नहीं दूंगा कि मेरा बेटा इसलिए टीचर बना क्योंकि उसके पास कोई नौकरी नहीं थी। तो मैंने पास आउट फ्रॉम द कॉलेज अलॉन्ग विद माई प्रोसेस, तो मैं रोज 14 घंटे काम करता था, छुट्टियों में भी अपने घर नहीं आता था और वहीं पे काम करा करता था। तो जब मैंने पास आउट फ्रॉम द कॉलेज तो अलॉन्ग विद माई कोचिंग, जब मैं कोचिंग जो खुद की थी कोटा पॉइंट के नाम से, उसमें 700 बच्चे थे। मैंने पास आउट फ्रॉम द कॉलेज तो मेरे पास करीब 4 जॉब थी, जिसमें से 2 सॉफ्टवेयर की थी। और जो है मैं जब वहाँ से पास आउट हुआ तो मैंने बीटेक विद ऑनर्स करा। और एक ये भी स्टोरी है कि वो वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट था जहां आप चाहते थे आईआईटी के लिए पढ़ना और उस टाइम आपके नंबर्स की वजह से नहीं हो पाया था, आपके कम नंबर्स थे थोड़े, और बाद में जब आप कोटा वापस आए तो वहीं पर आपने जॉब की। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। हाउ वाज दैट फीलिंग? बहुत अच्छी फीलिंग थी वो, जाहिर सी बात है। और फिर वहाँ पे बहुत सम्मान मिला, बच्चों को इतना प्रेम मिला, तो जाहिर सी बात है कि एक फीलिंग ऑफ अचीवमेंट होती है। ऐसा लगता है हाँ कि भाई हमने थोड़ा कर दिखाया, पर उसके साथ साथ कर्तव्य और कृतज्ञता का भाव भी रहता है कि आपको जब भी बच्चों का प्रेम मिलता है, बिहागणों का प्रेम मिलता है, तो कर्तव्य का भाव हमेशा रहता है कि यार हमने मेरे को हमेशा ऐसा लगता है कि जो मुझे मिल रहा है मेरे को उसके लिए और जस्टिफाई करने की आवश्यकता है। तो वो आपको हमेशा प्रेरित करता है, ऊर्जा से रखता है कि नहीं मैं आगे और काम कर सकूँ। एंड ये कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपने कितना टाइम पढ़ाया था? इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में करीब पढ़ाया 8 महीने। फिर उसके बाद उन्होंने खुद ने मुझे निकाल दिया बिकॉज ऑफ, वो भी स्टोरी है जो काफ़ी कॉमन है, बट फिर मैं वापस उसको बता देता हूँ कि वहाँ पे क्या है, बैच सिस्टम हुआ करता था। तो मेरे बैच में बहुत सारे बच्चे आ जाते थे, तो उसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता था। तो एक बार वहाँ के ओनर आए सर, और उन्होंने मेरे को काफ़ी डांटा बच्चों के सामने ही। तो काफ़ी देर तक तो मैं सुनता रहा, फिर मैं घर आ गया उसी समय। मैं कंट्रोल नहीं कर सकता ना मेरे बैच में कितने बच्चे बैठेंगे, हाउ कैन आई कंट्रोल। अच्छा, ओके। तो बैच सिस्टम होता है, उसमें अलग अलग टीचर पढ़ाते हैं, तो आपके बैच में बहुत सारे बच्चे ज़्यादा आ जाते हैं। तो सर ने आगे मुझे बहुत डांटा, बहुत देर तक मैं सुनता रहा, फिर मैं घर आ गया, कुछ बोला नहीं, मैंने घर आ गया। बट इसमें आपकी गलती थी नहीं? नहीं, गलती नहीं थी, पर हो सकता है मैनेजमेंट में उनके लिए मिसमैनेजमेंट है वो। ओके। पर मैं घर आ गया चुपचाप। फिर उसी समय बहुत सारे बच्चे मेरे घर पे आ गए, बहुत सारे बच्चे घर पे आ गए, नहीं सर हम तो आपसे ही पढ़ेंगे। फिर उन्होंने नाम मोशन रखा, पहली बार फीस भी उन्होंने तय करी। कुछ बच्चों ने बिल्डिंग जाके ढूंढी, फिर वो पहले दिन ही बिल्डिंग छोटी पड़ गई, फिर फादर ने दूसरी ढूंढी, फिर तीसरी ढूंढी। सो दैट इज हाउ मोशन जर्नी स्टार्टेड। बट जब आप वहां से फॉर एग्जांपल निकाले गए जैसे आप बता रहे हैं, तो उसके कितने टाइम बाद मोशन एजुकेशन की शुरुआत हुई होगी? 4-5 दिन बाद बस एक कमरा लेना था, बच्चों को पढ़ाना था, तो 5 दिन बाद वापस क्लासेस चालू हो गई। तो वो कमरा आप कह रहे हो हमने रेंट पे लिया होगा? कमरा रेंट पे लिया। पहले दिन तो छोटा पड़ गया, हमने बोला 50 बच्चे आएंगे। हाँ। बच्चों ने ले लिया, फिर छोटा पड़ गया, फिर हमने थोड़ा बड़ा लिया, वो भी छोटा पड़ गया, फिर तीसरे दिन बड़ा लिया, फिर फाइनली उसमें पढ़ाना चालू करा। फिर भी बहुत बच्चों को उस साल मना करना पड़ा कि भाई नहीं पढ़ा पाएंगे। और उस टाइम मोशन एजुकेशन में कितने बच्चे थे? उस समय पहले साल 2007 में थे, तो 450 बच्चे करीब पढ़ाए थे मैंने। फिर उसके बाद इंडिविजुअल फिजिक्स में पढ़ाया करता था शुरुआत में, तो उसमें फिर हमने टेस्ट लिया बच्चों का, एंट्रेंस टेस्ट फिजिक्स पढ़ने के लिए, क्योंकि सारों को हम कैटर नहीं कर सकते थे। दूसरे साल शायद हमने 850-900 बच्चे पढ़ाए। और आज आपके मोशन एजुकेशन में कितने बच्चे पढ़ते होंगे? कोटा में करीब 25,000 बच्चे पढ़ते हैं और अक्रॉस इंडिया करीब 51,000, 50,000 से 51,000 बच्चे। ओके। और जो बच्चे कोटा नहीं आ सकते किसी रीजन से पढ़ने, बिकॉज हर एक के अपने रीजंस हो सकते हैं ऑफ कोर्स दूसरी सिटी में ना आने के, तो वो कैसे पढ़ सकते हैं एनवी सर से?
भाई जाहिर सी बात है कि हमारे ऑनलाइन सॉल्यूशंस हैं, कुछ हमारे बाहर के सेंटर्स हैं, उन पे जाके पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन सॉल्यूशन बहुत सारे हैं, हमारी पूरी ऐप है एक मोशन लर्निंग ऐप, उसमें जाके वो सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। उसको काफ़ी कंटेंट यूट्यूब पे भी है, पर ऐप पे आके बेसिकली एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से कौन सा चैप्टर कैसे पढ़ना है, स्टडी मटेरियल, एडेप्टिव CPSS, PYQs, ये सब उनको मिल जाएगा। तो हम बहुत ज़्यादा टेक इनेबल्ड हैं। और मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी भी हो रही है कि हमने एक देश की ऐसी पहली मशीन बनाई है जो मशीन लर्निंग और AI पे बेस्ड है। तो हमारे यहाँ पे जो भी बच्चा आता है उसको हम वो मशीन जो है उसमें वो रोल नंबर डालता है, OTP डालता है, और वो डालने के बाद दोनों उसको कस्टमाइज होमवर्क मिलता है, बिल्कुल कस्टमाइज्ड, कि होमवर्क उसे कस्टमाइज मिलेगा कि अच्छा उसकी कमियों के हिसाब से उसे होमवर्क मिलता है। तो मशीन लर्निंग लगी हुई है। ओके, एंड बच्चों को वो पसंद आ रही है, मतलब वो हेल्पफुल है कहीं ना कहीं, क्योंकि उनकी एक एक इंसान की एक एक बच्चे की कमी वो बता रही है। हाँ, जाहिर सी बात है, बच्चों को इससे बहुत फायदा होता है। भाई बच्चों के लिए तो ठीक है, आप ऐसा समझिए कि अगर हमें रोज 10 सवाल मिल रहे हैं तो बच्चों को शायद इतना पता नहीं पड़ता कि उन्हें तो सबको 10 भी मिल गए सेम तो चलेगा। बट ये वो 10 सवाल हर बच्चे को अलग मिलना बहुत बड़ी बात है। और वो 10 सवाल वो जो उसकी कमियों पे बेस्ड हैं, तो कमियों के हिसाब से। अच्छा, जब मोशन एजुकेशन शुरू हुआ तब से लेकर आज तक कोई भी ऐसा पल, कोई भी ऐसा दिन आया जब आपको लगा कि शायद हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे? बिकॉज जाहिर सी बात है बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स मार्केट में थे ही शुरुआत से, तो कभी ऐसा लगा कि मुश्किल होगा सरवाइव? 2-3 बार ऐसा हुआ, 2-3 बार ऐसा हुआ कि ऐसा लगा कि सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, पर फैमिली का साथ था, ईश्वर का साथ था। जब आपको लगा कि नहीं हो पाएगा यार, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो जाती हैं, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, कोरोना में भी थोड़ा सा डर लगा था, बट क्योंकि आप मेहनत करते रहते हो तो चीज़ें आगे बढ़ती रहती हैं। बेसिकली उस समय बस ये ध्यान रखना होता है कि आपकी एथिकल वैल्यूज़ नहीं छूटनी चाहिए, वो ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तो ऐसा सबके जीवन में आता है कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा। बट हाउ डू यू डिफरेंशिएट योरसेल्फ फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट? बिकॉज अभी भी अगर हम बात करें तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, बहुत सारे और ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जिनके भी नाम काफ़ी हैं, और जो भी सेम स्टूडेंट्स को, सेम ऑडियंस को केटर कर रहे हैं, तो आप किस तरह से डिफरेंशिएट करते हो खुद को? डिफरेंशिएट ऐसे करता हूँ, एक तो 2 बातें कि मैं मोशन को सिर्फ ये नहीं मानता हूँ कि हम टॉपर्स जनरेट करते हैं, एक पहली बात, क्योंकि मैं भी मध्यम वर्गीय परिवार का एवरेज बच्चा था। मुझे लगता है कोचिंग संस्थान की रियल काबिलियत ये है कि मध्यम वर्गीय परिवार के एवरेज बच्चे का मतलब ये नहीं कि जो कर्मठ है 12 से 15 घंटे पढ़ना चाहता है वो सेलेक्ट होना चाहिए। मुझे लगता है उस जगह पर्सनलाइजेशन की बहुत जरूरत है, केयर की बहुत जरूरत है। तो जो मशीन मैंने आपको बताई वो पर्सनलाइजेशन का एक नमूना है। ऐसी बहुत सारे छोटे छोटे काम हम करते हैं। तो हमारा डिफरेंशिएशन ये कि वी फोकस ऑन नॉट ओनली ऑन टॉपर्स के बैच सब अलग बनाते हैं, उनकी पर्सनलाइजेशन सब कर देते हैं, पर मुझे लगता है कि हम सिलेक्शन परसेंटेज पे बहुत फोकस करते हैं। दैट इज अवर क्राइटेरिया। ऑब्वियसली वी रियली वांट टू क्रिएट अ स्केलेबल अफोर्डेबल मॉडल इनटू द एजुकेशन, बट थोड़ा फिलोसफिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं कि आप ऐसे समझें कि हमारे लिए पहले क्वालिटी का बेंचमार्क है जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसके लिए, फिर उसके लिए उस क्वालिटी को मेंटेन करते हुए कैसे प्रोसेस और सॉल्यूशंस बनाए जाएं उस पर फोकस है, उसमें कैसे टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट कराई जाए, और फिर ये ध्यान दिया जाता है कि इसको कैसे सस्ता से सस्ता बनाया जाए। बट वी नीड टू फिक्स दैट क्वालिटी, राइट? अदरवाइज वो बच्चे के रिजल्ट को हिट करेगा। ये प्रक्रिया उल्टी भी हो सकती है कि हम पहले सोच लें हम तो इतने का ही कोर्स देंगे, फिर हम क्वालिटी पे ध्यान ना दें या बाद में उसको इंप्रूव करें। तो फिलोसफिकल डिफरेंसेस कई बार दिखाई देते हैं। मेरे लिए पहले ये कि क्वालिटी का मापदंड सेट होना चाहिए, फिर उस क्वालिटी के मापदंड को बिल्कुल वैसा ही रखते हुए या उसको बढ़ाते हुए कैसे प्राइस को घटाया जा सकता है, मेरा फोकस उधर की तरफ ज्यादा होता है। ओके अच्छा, आप एक खुद, जैसे आपने स्टार्टिंग से बताया कि आप एक खुद मिडिल क्लास फैमिली से थे, बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं था, बट ठीक था कि घर ठीक से चल जाए और ऐसा। तो जब आपने पढ़ाना शुरू किया, क्या आपके दिमाग जहन में कहीं ना कहीं ये चीज़ रही शुरुआत से कि मुझे इस तरह की फीस रखनी है जो मोस्टली बच्चे अफोर्ड कर सके, और आज उसका क्या थॉट प्रोसेस है? मेरा हमेशा से वही रहा, जैसा कि भी आपने कैंपस भी जो मैंने आपको दिखाया, मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ। मैं इस बात से न्याय भी नहीं करता हूँ कि आपको संस्थान चलानी है तो आपको अच्छे एजुकेटर्स को पे करना है, अच्छे मैनेजमेंट को पे करना है, तो आपको मनी चाहिए। बट क्या हम 50%, 60%, 100% मार्जिन पे बिजनेस चलाना चाहते हैं? नहीं, हम उसे अफोर्डेबल ही रखना चाहते हैं, बट नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। तो हमेशा इस तरह के प्रोसेसेस मैंने देखा कि निकलते हैं जिनमें आप क्वालिटी को रखते हुए प्राइस पॉइंट को घटा सकते हो। तो मैं प्रयास यही करता हूँ कि प्राइस को हमेशा अफोर्डेबल रखूँ, बट नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी एंड पर्सनलाइजेशन। ये बात ध्यान में रखता हूँ। तो कभी बच्चों को किसी को फ्री में पढ़ाया हो? बहुत, मतलब कई बच्चे जो जरूरतमंद होते हैं फ्री होते हैं। हमारा एक लॉटरी का प्रोग्राम होता है, हर साल में एक बार करते हैं, पिछले 2 साल से कर रहे हैं। उसमें से एक बच्ची भी आपको मैंने बिलवाया भी था। उसमें से एक बच्ची है जो जिसके फादर साइकिल पे टोकरा रख के सब्जी बेचते हैं, उसको लॉटरी लगी हो फर्स्ट, तो उसका रहना खाना पढ़ना सब फ्री है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जो वाकई जरूरतमंद हैं तो करते हैं।
अच्छा, एनवी सर की ना कुछ चीजें बड़ी फेमस हैं, जैसे कि जैसे आपने थोड़ी देर पहले आपने खुद ही इसका जिक्र किया, सुंदर कन्या वाला जो एक है कि आप क्लास में ऐसा माहौल बना देते हो। कभी क्लास में आप कुछ एक्टिविटीज करते हो जो काफी फेमस हो जाती है, जैसे कि एक मैंने देखी थी, जो मैंने खुद पर्सनली बहुत टाइम पहले भी देखी थी, कि आपने फोन उछाला और ताली बजाई एंड देन फोन आप कैच करते हो, और इन इन तरह से आप बच्चों को बड़ा इन्वॉल्व रखते हो। बट ऐसा क्यों होता है? आपको लगता है कि हम बच्चों के दोस्त बन के करेंगे तो शायद चीजें ज्यादा बेटर होंगी? जाहिर सी बात है, दोस्त बन के करेंगे। और सही बताऊं तो ये कोई जबरदस्ती नहीं करते हैं हम, मतलब कोई ऐसा एफर्ट नहीं लगाना। मैं जो नेचुरल मैं हूँ वो रियलिटी में क्लास में रहता हूँ, जो मैं रियलिटी में एंजॉय करना। चले अपन वो हमारी राजस्थानी भाषा में नहीं करते, छेड़ लेते हैं थोड़ा सा तो मजा आता है। घर में भी तो ऐसा करते हैं ना, भाई बहन को छेड़ लिया तो बच्चों को भी छेड़ लेते हैं, क्यों भाई तेरी गर्लफ्रेंड है कि नहीं है। सब उसी उम्र के बच्चे, फिर उन्हें ये भी बताया जाए कि ये भी सही टाइम नहीं है, तो वो समझता है आपकी बात को, मुझे ऐसा लगता है। मुझे पता है कि वो कॉलेज में जाके क्या देखेगा, पर उस माहौल को आज बता दें और ये बताया जाए कि तुम्हें आज ये नहीं करना है। जैसे बहुत छोटा सा एग्जांपल है, मैं बच्चों को देता हूँ, वो मैं रिपीट भी करना चाहता हूँ। हो सकता है पेरेंट्स को थोड़ा अजीब से लगता है, मैं उनको बोलता हूँ कि तुम अभी पढ़ाई कर रहे हो, तुम अपने फादर को जाके बोलो कि मुझे ये लड़की बहुत पसंद है, तो तुम्हें जाहिर सी बात है चाटा ही पड़ेगा, है ना। अब मैं उनको बोलता हूँ कि सोचो कि तुम डॉक्टर बन गए हो और MBBS कंप्लीट हो गई, PG कंप्लीट हो गई, और वो भी तुम्हारे साथ PG में, और पापा को जाके बोलो पापा मुझे लड़की पसंद है, तो पापा बोलेंगे अच्छा बेटा कौन है बता। सो देयर इज अ डिफरेंस। सो इफ यू रियली वांट कि आपके इमोशंस की कदर हो, देन यू हैव टू एस्टैब्लिश योरसेल्फ। तो मैं कह रहा हूँ अभी समय एस्टैब्लिश करने का। अभी मन भटक सकता है पर भटकाना नहीं है, बिल्कुल नहीं भटकाना है। हम किसी रिलेशनशिप्स के या आपके एंजॉयमेंट के अगेंस्ट नहीं है, बट उसको सही समय पे करने का समय आपको पता होना चाहिए। अभी काम ये है कि अपन रियलिटी में पढ़ाई करें। चमका के नहीं चमका, क्या है ये? नॉर्मल डायलॉग है, हाँ की ना, चमका की नहीं चमका, सुंदर कन्या, ये सब नॉर्मल फ्लो में चलता रहता है। मुझे ऐसा लगता है जो मैं मानता भी हूँ कि बच्चों को एंगेज रखना बहुत जरूरी है। आप 1.5 घंटे सिर्फ वन साइडेड डिलीवरी करोगे तो आपके साथ एंगेज नहीं होगा। मैं हमेशा अध्यापकों को भी अपनी ट्रेनिंग सेशन जब लेता हूँ तो एक बात बोलता हूँ कि आप 2+2 भी लिख रहे हो और =2 लिख रहे हो, तब भी 4 बच्चे की तरफ से आवाज आनी चाहिए, आपको नहीं लिखना है। अगर हमें कोई प्रूफ भी करा रहे हैं जिसमें 20 मिनट लग रहे हैं, तो कम से भी कम उसमें हर बहुत छोटी छोटी स्टेप्स होती है जो बच्चा खुद कर सकता है, वो आपको उससे बुलवानी है। उससे क्या एंगेजमेंट, बच्चा सोता भी नहीं है। अच्छा, ऐसे ही बीच में कुछ टाइम पहले खबर भी आ रही थी और शायद रूमर से आई डोंट नो, ये आपको क्लियर करना है आज, या आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का प्लान कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, कोई पॉलिटिक्स का वो नहीं है। यही सवाल मुझसे एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी पूछा गया था, और मैं शिक्षाविद हूँ, शिक्षाविद ही रहना चाहता हूँ, पर उन्हें बहुत समझदारी से बात पूछी, उसका उत्तर मैं देना चाहता हूँ। हाँ, कभी ऐसा मौका मिलेगा कि क्या हमें शिक्षा में सुझाव देना चाहिए, शिक्षा कैसे चलनी चाहिए, मैं नहीं कहता हूँ कि मैं उसमें कोई महारथी हूँ, बट हाँ, इतने वर्षों काम करने के बाद लगता है कि उसका प्रारूप कैसा हो सकता है, उसमें हम भी कुछ अपना इनपुट दे सकते हैं। वो कभी अगर मौका मिलेगा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिले या कहीं से भी मिले, तो उस कर्तव्य को निभाने में मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये तो बात हुई पॉलिटिक्स की कि अभी आप डायरेक्टली नहीं घुसना चाहते हो पॉलिटिक्स में, फिलहाल अभी के लिए नहीं घुसना चाहते हो। एक्टिंग भी आपने की है तो, और इसके बारे में बहुत लोगों को अभी भी नहीं पता कि आपने एक्चुअली में एक्टिंग किया, तो वो कैसे हुआ था? वो कोरोना का टाइम था और उस समय क्लासेस नहीं चल रही थी, तो एक सीरीज के डायरेक्टर थे, उन्होंने बोला कि हम आप पे सीरीज बना रहे हैं और क्या आप उसमें थोड़ा सा शूट करोगे। मैंने कहा मेरे को तो बिल्कुल एक्टिंग नहीं है। तो उन्होंने बोला सर आप टेंशन मत लीजिए। उन्होंने काफ़ी दिन मेरे को कन्विंस करा कि आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप तो टीचर ही हो ना, आप तो बस नॉर्मल टीचर की तरह जो आप करते हो वो करना, आपको कोई दूसरा कैरेक्टर तो कर ही नहीं रहे हम, कि आप जो हो बस वही करना है। तो फिर मेरी वाइफ ने और घर वालों ने बोला ठीक है भाई, मौका मिल रहा है, ऐसा किसको मिलता है, तो कर लो। तो फिर वो ट्राई करा और मजा आया? हाँ, मजा आया अलग एक्सपीरियंस था, बहुत अलग। उसमें भी पता पड़ा कि कितनी मेहनत होती है। इट इज़ नॉट दैट ईजी जितना हमें दिखाई देता है, वाकई इट्स अ टफ जॉब। मैंने तो शायद वही किरदार निभाया था जो मैं खुद हूँ, पर आपके खुद के किरदार से अपोजिट किरदार निभाना मतलब अमेजिंग, बहुत अलग टैलेंट है। बिल्कुल, बहुत अलग है। हाँ। अच्छा, आजकल ना सोशल मीडिया ट्रेंड बहुत चल रहे हैं, और सोशल मीडिया ट्रेंड मतलब कि सोशल मीडिया प्रेजेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप भी हैं सोशल मीडिया पर, आपका चैनल है यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर है, फेसबुक पर भी शायद आई थिंक होंगे। तो आपको लगता है कि आज के दौर में एक टीचर का, बिकॉज पहले के टाइम में ये सब चीजें नहीं थी, आप पढ़ाते हो तो आप पढ़ाने तक ही सीमित रहते हो, या बच्चों को वर्ड ऑफ माउथ से लोग आपको जानते हैं, बट आज के टाइम में आपको सोशल मीडिया प्रेजेंस भी रखनी पड़ती है। तो आपको लगता है कि टीचर्स के लिए आज के दौर में बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हो, और वो अपनी पढ़ाई हुई चीजें या टिप्स एंड ट्रिक्स जैसे आप अपने चैनल से देते हैं वैसे देना लोगों के लिए जरूरी है? मैं हमेशा, जब भी मैं टीचर से भी कई बार मीटिंग होती है, बाहर भी मैं जाता हूँ सेमिनार्स में, तो टीचर्स के साथ भी मेरा रूबरू होता है। मैं हर अध्यापक को एक बोलता हूँ कि कर्तव्य के भाव से एक बात का याद रखें कि मैं ऐसा मानता हूँ कि किसी भी सब्जेक्ट का टीचर हो, चाहे वो स्कूल का टीचर हो, वो
कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर पढ़ाता है जो दुनिया में उसके जैसा कोई नहीं पढ़ा सकता, भले वो छोटी सी चीज़ होगी। हो सकता है वो स्पेलिंग, कोई स्पेशल स्पेलिंग लिखने का तरीका ही कोई बहुत अलग से बताता हो, पर मैं ऐसा मानता हूँ कि हर टीचर के पास कोई ना कोई एक चीज़ यूनिक होगी। मेरा उनसे सभी से अनुरोध है कि उसको अपने साथ ना लेके चले जाएं इस दुनिया से, उसको जरूर सोशल मीडिया पे डालें, ताकि जो हमने यूनिक करा है वो सबको पता पड़े और उससे वाकई हमारे शिक्षा का स्तर बहुत बढ़ता जाएगा। इसको फेमस होने के पर्पस की बजाय कर्तव्य भाव से करेंगे तो अपने आप जो ईश्वर को आपको देना होगा वो मिल जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, अच्छी चीजें बताने में कोई बुराई नहीं है। ऑफ कोर्स। वो कौन सा मोमेंट आया है अभी तक आपकी जर्नी में जहां आपको फील हुआ खुद को पर्सनली कि कुछ अच्छा कर रहा हूं मैं? सही बताऊं तो ऐसा कई बार आता है। अब जब बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं बहुत गरीब परिवार के, अभी रिसेंटली मैं एक गाँव गया था तो उनके पेरेंट्स कहते हैं साहब आपकी वजह से, जबकि हमारी, मैं वजह नहीं हो सकता अकेला, उनका पूरा उसमें वो होता है। पर जब हमें ऐसा लगता है कि वाकई कोई ऐसा बच्चा जिसके परिवेश में ये सब अलाउड नहीं था और वो कुछ बन जाता है, और जब उनकी तरफ से प्रेम मिलता है तो ऐसा कई बार एहसास होता है कि हाँ आई हैव अचीव्ड समथिंग। एक बार मेरे को, जैसे सही बताऊं तो जो मशीन जो मैंने आपको दिखाई, वो हो सकता है कि उससे मुझे उतना अभी वो नहीं मिल रहा हो, बट मुझे पता है कि ये रियलिटी में बच्चों को वैल्यू ऐड करेगी, उनसे मेरे को फीलिंग ऑफ अचीवमेंट आती है। अच्छा, ये मैंने सुना है, ये भी आपको कंफर्म करना है कि जिस बच्चे की ऑल इंडिया रैंक 1 आती है उसको आप BMW गिफ्ट करते हो। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है। ये रूमर है मार्केट में, देखो। पर मैं ऐसा कुछ नहीं बोलता हूँ, और मैं फर्स्ट 10 के लिए भी उतना ही खुश हूँ जितना मेरा 500 वाला बच्चा आता है, बल्कि उसके लिए ज़्यादा खुश हूँ जो शायद जिससे कोई अपेक्षित नहीं करता हो कि यार ये 500 रैंक ला सकता है, उसको अगर लाऊं तो BMW तो उसको नहीं दूंगा मैं, क्योंकि आप कैमरे पे जाएगा पता नहीं कितनी BMW बांटनी पड़ जाएगी मुझे। बट क्या दी है अभी तक किसी को? नहीं, बिल्कुल नहीं दी है। ओके, हाँ, ठीक है। तो जिन लोगों को ऐसा लग रहा था और ये जिस लालच से आ रहे थे ना NV सर के पास पढ़ने, वो इस लालच से मत आना क्योंकि भाई नहीं मिलेगी। पढ़ाई करो, स्वार्थ भाव से मत करो। हाँ, इस स्वार्थ भाव से मत स्वार्थ भाव से मत करो, शिक्षा से प्रेरित करो। ओके। अच्छा, बहुत सारे लोग आपकी जर्नी के बारे में तो फिर भी जानते हैं, बट आपकी लव स्टोरी के बारे में कोई खास लोग जानते नहीं है। जो मैंने थोड़ा सा पढ़ा वो मुझे पता चला कि आप अपनी वाइफ जिनके साथ आज आप हैं, आपकी लाइफ पार्टनर, उनको आप 2nd क्लास से जानते हो। हाँ, बच्चों को बोल रहे हो कि सही टाइम नहीं है पढ़ने का, ये सब करने का। आपकी लव स्टोरी 2nd क्लास से शुरू हुई, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मेरी लव स्टोरी 2nd क्लास से शुरू नहीं हुई, इसीलिए मैं बच्चों को बोल पाता हूँ। हम साथ में पढ़े हुए हैं एक ही क्लास में 12th तक। जब तक हम दोनों अपने, मैं IIT में गया और वो डॉक्टरी में गई, तब तक हमारा कुछ भी ऐसा नहीं था। एक नॉर्मल कॉमन फ्रेंड्स थे बस, वैसे वो भी बहुत क्लोज नहीं, नॉर्मल। फिर फर्स्ट ईयर के बाद 2nd ईयर में वापस किसी वजह से बातचीत चालू हुई, 2-3 साल तो बीच में बात भी नहीं हुई स्कूल के बाद। फिर ऐसे ही कुछ तो कॉमन फ्रेंड की वजह से बातचीत चालू हुई, फिर समहाउ वी फेल्ट कि यार कनेक्शन है, तो बात थोड़ी ज़्यादा चालू हुई। चालू होते वो आगे बढ़ गई। पर ये कॉलेज में हुआ सब कुछ, जब वो हाँ सब कुछ कॉलेज में हुआ। स्कूलिंग साथ हुई है, ये सच्चाई है। पर बच्चे कई बार बोलते हैं आपने खुद ने तो 2nd से ही इसलिए बच्चों के लिए पूछा है मैंने। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था। जब मैं कॉलेज पहुंच गया, वो भी अपने कॉलेज पहुंच गई, एक स्टेबल जगह थे, तब ऐसी चीज चालू हुई। ओके। और आज आपकी वाइफ आपकी यहाँ पार्टनर है, आपका काम देखती है, सब कुछ? जी बिल्कुल, वाइफ, फादर, पूरा परिवार सब इसको देखता है। और बच्चों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपके 2 बच्चे भी हैं, उनका भी प्लान है IIT करनी है या नीट? मतलब ऐसा कोई फोर्स नहीं है, पर जाहिर सी बात है मेरा उसमें मानना रहता है कि अगर आपको इस फील्ड से, जैसे मान लीजिए आज मेरे बच्चे को 2 इंटरेस्ट हैं, जिसमें मान लीजिए एक उसका इंटरेस्ट ये कि वो इंजीनियरिंग करना चाहता है और दूसरा इंटरेस्ट है उसका कुछ और दोनों इक्वल इंटरेस्ट हैं। तो मुझे लगता है उसे इंजीनियरिंग चुननी चाहिए, क्योंकि उसकी हमारे पास सुविधाएं उसके इकोसिस्टम में ज़्यादा हैं। बच्चों में बोलता हूँ कई बार हमें अपने चुनाव अपनी परिस्थिति को देख के भी होना चाहिए। हमारी चॉइस सिर्फ एक नहीं होती है, कभी भी 2-3 हमारे पास विकल्प होते हैं, उनमें से वो विकल्प चुनना चाहिए जिसकी हमारे पास सुविधाएं सबसे ज़्यादा हो। तो ऐसा कोई हमारी तरफ से प्रेशर नहीं है, बट अब देखो ईश्वर क्या करता है। एक तो अभी 11 साल की, एक 8 साल का है। अगर मैं बात करूँ मोशन एजुकेशन की जर्नी में, तो टॉप इंडिया रैंक जो आई है, क्या कोई नंबर है कि इतने बच्चों की टॉप इंडिया रैंक आपके मतलब इंस्टीट्यूट से पढ़ के? टॉप 100 में 4-5-6 तो हर साल आती है, पर टॉप जो अभी तक हमारे यहाँ से आई है वो 6th है। ओके।
अच्छा, अब जैसे मैं आपके कॉम्पिटिटर्स की भी थोड़ी देर पहले बात कर रही थी, तो एक और नाम है जो काफी फेमस है, वो है फिजिक्स वाला। एंड मैंने उनका भी एक इंटरव्यू लिया हुआ है, उनकी जर्नी के बारे में भी उनसे बात की थी। क्या आपका कभी मिलना हुआ है? क्योंकि जैसे आपका एक तरीका है बच्चों में बहुत फेमस है, जिस तरह से ऐसे आप सुंदर कन्या और जो चमका के नहीं चमका बहुत फेमस है, वैसे एक फिजिक्स वाला भी टीचर है, और वो भी कहीं ना कहीं इसलिए भी जाने जाते हैं क्योंकि वो भी बच्चों से उस तरह से कनेक्ट कर पाते हैं। आपकी कभी मुलाकात हुई उनसे? मुलाकात तो नहीं हुई, पर फोन पे मेरी बात हुई 2-3 बार उनसे, क्योंकि अभी उनकी मैरिज भी थी तो उन्होंने खुद ने इनवाइट करने के लिए फ़ोन करा था, क्योंकि एक दूसरे को सेम फील्ड से तो जानते तो हैं ही। उन्होंने कई इंटरव्यूज़ में बोला भी कि मैं सर के लेक्चर देखता था काफ़ी, तो मैं इस बात के लिए भी उनका धन्यवाद देता हूँ। इतने बड़े टीचर भी ये बोलते हैं, क्योंकि कैमरे के सामने बोलना कि भाई मैं उनके सर के लेक्चर देखता था, मैं काफ़ी प्रभावित हूँ उनकी फिजिक्स से, तो बहुत अच्छी बात है उनकी, और वो भी बहुत अच्छे शिक्षाविद हैं। अच्छी बात है कि वो भी शिक्षा को इसी नज़रिए से देखते हैं। तो कभी ऐसे कंपटीशन वाली फीलिंग नहीं आती है? बिकॉज बहुत सारे लोग फेयर हैं। कंपटीशन होना चाहिए, और मुझे लगता है कि सबका मार्केट अलग अलग है ना, तो वो भी अपना दायित्व निभा रहे हैं, हम भी अपना निभा रहे हैं, और फेयर कंपटीशन होना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। उससे कंज्यूमर को भी फायदा होता है, आप भी टोस्ट पे रहते हो, कुछ वो हमसे सीखते होंगे, कुछ हम उनसे सीखते हैं, ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। मोशन एजुकेशन का आगे का क्या प्लान है? प्लान सिटीज में ज्यादा जाने का प्लान है, या मतलब मेरे से हमेशा शायद यही सवाल पूछा जाता है कि आप क्या नंबर्स अचीव करना चाहते हो, क्या रेवेन्यू आएगा, कितने सेंटर्स हो जाएंगे। इन सबसे ऊपर मेरे लिए ये जाहिर सी बात है, ये ग्रोथ होगी, पिछले 2-3 साल में काफ़ी ज़्यादा हो रही है, पर इससे ऊपर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मेरी प्राथमिकता ये है कि मेरी परसेंटेज सिलेक्शन बढ़नी चाहिए। ज़्यादा काम मेरा उस उधर की तरफ है कि परसेंटेज सिलेक्शन कैसे बढ़ाई जाए, पर्सनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को कैसे और अच्छा करा जाए। वो टीचर्स को और व्यवस्थित करके हो सकता है, बच्चों को कस्टमाइज मटेरियल दे के हो सकता है, उनकी शेड्यूलिंग पे ध्यान दे के हो सकता है, छोटे छोटे और चीज़ें जो उनकी स्किल्स वीक साइड हैं उन पे और ध्यान दे के दिया जा सकता है। उन पे ये ध्यान देना कि कई सारे बच्चे हम क्लास वाइज तो बिठा देते हैं, पर हमें उन क्लासेस में से ये भी ढूंढना है समय के साथ कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनकी वर्ड्स पर मिनट पढ़ने की स्पीड धीरे है, उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लगें। किनकी कैलकुलेशन वीक है, वो आइडेंटिफिकेशन करके उनको अलग करना, फिर उनके लिए अलग क्लासेस लगाना। इधर की तरफ मेरा फोकस थोड़ा ज़्यादा। तो आपको क्या लगता है कहाँ पर आज के टीचर्स कहीं ना कहीं लैक करते हैं, और जिस चीज़ का उन्हें ध्यान रखना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि अगर आप सिर्फ पैसे को मूलभूत मानकर अगर शिक्षा के क्षेत्र में उतरेंगे तो आप एक लिमिट तक ही ऊपर जा पाएंगे, बाकी नहीं जा पाएंगे। तो ये तो मानना पड़ेगा, और ये कहने की बात नहीं कि आपको शिक्षा से प्रेम होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाओगे। दूसरी बात, अपडेट रहना बहुत जरूरी है। टीचर का मतलब ये नहीं कि यार एक बार मैं सीख गया अब सब हो गया। आपको हमेशा ये सोचते रहना पड़ेगा कि पिछली बार जो मैंने पढ़ाया था उसको मैं कैसे और अच्छा और रुचिर बना सकता हूँ। ये आपको तो, अगर आप एक अच्छे अध्यापक हैं तो ये आपको करना पड़ेगा, नो डाउट, इसमें कोई दोहराए नहीं है। तो चलिए, थैंक यू सो मच एनवी सर फॉर योर टाइम टुडे, एंड आई रियली होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया है, और एनवी सर के साथ क्या राउंड 2 चाहते हो तो ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं बताती हूँ क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यूज में ऐसा होता है कि लोग नीचे लिखते हैं दोबारा लेकर आओ, ये भी पूछो। तो अगर ऐसा है तो कॉमेंट्स में जरूर बताना, और फिर से हम दोबारा से कोटा जरूर आएंगे। एनवी सर, आप कुछ कहना चाहते हैं लास्टली? मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जीवन में खुश रहना है तो कर्तव्य का भाव रखें, अधिकार का नहीं, जो मैं हमेशा बोलता हूँ और खुद भी इसका अनुसरण करने का प्रयास कर रहा हूँ। जितना कर्तव्य का भाव रखेंगे, सिलेक्शन होना नहीं होना, कोई चीज़ मिलना नहीं मिलना अलग बात है, बट खुशी के मायने कर्तव्य भाव से हैं, अधिकार से नहीं। डेफिनेटली। तो इसी तरह से बच्चों को पढ़ाते रहिए और बच्चों का करियर, बच्चों का फ्यूचर बनाते रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।